नमस्कार, आप देख रहे हैं धन दौलत और मैं हूं विवेक लॉ। शेयर बाजार में उथल पुथल का दौर जारी है और जारी है निवेशकों की घबराहट। हमारे पास भी शेयर बाजार के निवेशकों की लगातार ईमेल आ रही हैं और सब अपने अपने निवेश को लेकर चिंतित हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि गिरावट में केवल दो तरह के निवेशक घबराते हैं। पहले वो जो शॉर्ट टर्म के लिए बाजार में आए हैं और दूसरे वो जिन्होंने अपनी तमाम जमा पूंजी शेयर बाजार के हवाले कर दी है। अगर निवेश के अलग अलग विकल्पों का पोर्टफोलियो बनाकर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जाए तो फिर निवेश लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाता है। कभी भी निवेश के किसी भी एक विकल्प पर भरोसा नहीं करना चाहिए, फिर चाहे निवेश का वो विकल्प शेयर बाजार हो या रियल एस्टेट। देसी निवेशकों की सोच और चाहत अक्सर रियल एस्टेट और गोल्ड के इर्द गिर्द सिमट जाती है। टैक्स बचाने का दबाव न हो तो इंश्योरेंस और अलग अलग सेविंग स्कीम्स में भी ये निवेशक पैसा ना लगाएं। पारंपरिक रिटर्न के आधार पर देखा जाए तो गोल्ड और रियल एस्टेट निवेश के बेहतरीन विकल्पों में शुमार किए जा सकते हैं। निवेश के विकल्प पोर्टफोलियो का हिस्सा तो हैं, लेकिन अकेले इनके बूते निवेश लक्ष्यों को हासिल करने का ख्वाब देखने वालों को ज्यादातर मामलों में निराशा ही हाथ लगती है। आज भी अगर आप किसी आम निवेशक से पूछेंगे तो उनको लगता है कि रियल एस्टेट और गोल्ड से बढ़कर निवेश का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा तो रियल एस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आज के टाइम पे वो ज़्यादा सेफ़र इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है, गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से जो हमने आज इन्वेस्ट किया है वो 4 साल बाद और 5 साल बाद वो मनी हमें वापस मिल जाएगी। लेकिन आज के टाइम पे मान लो मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालांकि सोच में कुछ गलत भी नहीं है, बस जरूरत है कि रियल एस्टेट और गोल्ड के साथ ही इक्विटी को भी पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया जाए। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर एक एसेट क्लास के उतार चढ़ाव का दौर आता है और ये कब आएगा किसी के लिए भी बताना मुश्किल है। पिछले 2 साल से रियल एस्टेट में भयानक मंदी छाई हुई है और इसकी वजह है ओवर सप्लाई। जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, उससे लगता नहीं है कि आने वाले समय में भी प्रॉपर्टी मार्केट में सप्लाई किसी तरह से कम होगी। अगर हम ग्रेटर नोएडा जैसी वर्ल्ड क्लास सिटी की मिसाल लेते हैं तो वहाँ पर योजनाओं की भरमार आने वाली है। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो मेरे हिसाब से इस एरिया का एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगा, जिसका ऑलरेडी जो वर्क अवार्ड हो चुका है। सापुरजी पोलनजी जो मुंबई की फर्म है वो इसका इंटरनल डेवलपमेंट करेगी और ये भी 1.5-2 साल में ये पूरा इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप अपना इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ साथ हम लोग जो इस पूरे ग्रेटर नोएडा को एक रिक्रिएशन का भी हब हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं और जिसके लिए हम लोग ने करीब 350 एकड़ पे एक नाइट सफारी का प्रोजेक्ट जिसकी RFP ऑलरेडी हम लोग ने फाइनलाइज कर ली है। ये हाल अकेले ग्रेटर नोएडा का नहीं है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने NH24 के चौड़ीकरण का ऐलान किया है और इसके बाद दिल्ली से मेरठ तक की दूरी महज 45 मिनट की रह जाएगी। ऐसा ही काम दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी पूरा होने वाला है। इसके बाद इन इलाकों में भी सप्लाई में तेजी आएगी। सप्लाई कितनी भी आ जाए, घर हर एक को चाहिए और इससे रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे और सब लोगों को घर मिल पाएगा। सप्लाई ज़्यादा इसलिए नहीं आ पाएगी क्योंकि NH24 पे अब ज़मीनें नहीं है, एक्विजिशन बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, अलॉटमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो लोग पहले कोशिश करेंगे पुराने प्रोजेक्ट खत्म हो जाए और पुराने प्रोजेक्ट खत्म हो जाएंगे तो लोगों को पोजीशन जल्दी मिलेगा और इस रोड चौड़ीकरण से NCR का पूरा ट्रैफिक इधर डाइवर्ट हो। साफ है कि जब इतनी सप्लाई आएगी तो फिर प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी तो दूर की कौड़ी है, बल्कि उस पर दबाव ही बढ़ेगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अकेले रियल एस्टेट पर भरोसा रखना कैसे आपके निवेश को खराब कर सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए रियल एस्टेट आपको फायदा दे सकता है, इसलिए आप पोर्टफोलियो में इसे बनाए रखें और अगर नहीं है तो मौजूदा माहौल में कम कीमतों का फायदा उठाकर इसे पोर्टफोलियो में शामिल जरूर करें। आदित्य के राणा, दिल्ली आज तक। और अब फाइनेंशियल प्लानिंग पर बात करने के लिए मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लैडर 7 के फाउंडर और जाने माने फाइनेंशियल प्लानर सुरेश सदगोपन। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश आने के लिए धन दौलत पर। काफी घबराहट है, काफी वॉलेटिलिटी है बाजार में, क्या
एडवाइस देना चाहेंगे आप लोग? या स्टॉक मार्केट ऐसा एक चीज़ है कि ऊपर नीचे वो जाने का ये स्थिति हम अक्सर देखते हैं। अभी क्या हुआ है, अभी 20% का गिरावट हुआ है, सो इसीलिए थोड़ा घबराहट ज़्यादा है। लेकिन इंडियन सिचुएशन के अलावा ग्लोबल सिचुएशन एक्चुअली इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इस समय। तो अभी चाइना का स्लोडाउन बोलिए या यूएस का उनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ावा किया है, और क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स का उनका स्थिति ठीक नहीं है, हालत का खराब है। हमारे लिए अच्छा है लेकिन ग्लोबल सिचुएशन इसके लिए खराब हुआ है। सो ये सब के हिसाब से ग्लोबली देयर इज अ प्रॉब्लम। सो ग्लोबली जब मार्केट में थोड़ा असर पड़ता है, इंडिया भी अफेक्ट हो जाता है। वैसे इंडियन सिचुएशन हम देखेंगे तो इंडिया में भी अर्निंग्स ग्रोथ जो है कंपनीज का वो इतना अच्छा नहीं है। सो वो कैचअप होने के लिए थोड़ा टाइम शायद लगेगा। सो इसीलिए बहुत सारा वॉलेटिलिटी है, और हमारा इन्वेस्टर्स जो है वो चिंतित है, इसीलिए चिंतित है। लेकिन आप जो बोला है स्टार्टिंग में, जो लॉन्ग टर्म के माध्यम से इन्वेस्ट किया है, जो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए जो आए नहीं है, उनके लिए ये प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये मार्केट में चिंतित होने का कुछ ज़रूरत नहीं है। बहुत से सवाल आए हैं सुरेश, चलिए लेते हैं पहला सवाल। यह है 29 साल के नितेश कुमार का। इनकी मासिक आमदनी है 50,000 रुपये। ये सालाना 72,000 रुपये इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम चुकाते हैं। 12,000 रुपये इनके होम लोन की EMI है। जानना चाहते हैं कि क्या मौजूदा निवेश सही है और सालाना 60,000 रुपये कैसे और कहां निवेश करें? इंश्योरेंस एक्चुअली सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम करते हैं। सो एंडोमेंट प्लान या मनी बैक प्लान सपोज आपने लिया है, सो क्या होता है उसमें 3.5% to 6% का रिटर्न्स मिलने का संभावना है उसमें। बट उससे अच्छा है टर्म प्लान लेने का। टर्म प्लान एक्चुअली बहुत ही कम प्रीमियम में आपको बहुत अच्छा सम अश्योर्ड आपको मिल सकता है। सो एक्चुअली आप वही करना चाहिए, और आपके ये उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा आप इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में आपको निवेश करना चाहिए। सो ये थोड़ा सा आप बदलाव करेंगे आपका पोर्टफोलियो में, वो आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा 60,000 आपको जो इन्वेस्ट करना है वो आप मोस्टली इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करने का सलाह नहीं दूंगा। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल, रिस्क एपिटाइट कितना है वो देखना है, और उसके हिसाब से लार्ज कैप फंड या मिड कैप फंड और आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन कितना है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। सपोज आपका गोल्स कुछ शॉर्ट टर्म में आ रहा है तो उसके हिसाब से आप डेट फंड्स में भी आप निवेश कर सकते हैं। एक और सवाल आया है सुरेश, यह है 31 साल के डॉक्टर सचिन कापसे का। इनकी सैलरी है 38,000 रुपये महीने की। हर महीने 1,000 रुपये बतौर इनकम टैक्स चुकाते हैं। करीब 39,000 रुपये सालाना 2 अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम चुकाते हैं। हर महीने 3,500 रुपये NPS में जमा करते हैं। जानना चाहते हैं और कहां कहां निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं? टैक्स बचाने के लिए हम निवेश नहीं कर सकते हैं। निवेश करने के बाद उसमें भी थोड़ा टैक्स बच सकते हैं तो वो अच्छी बात है। इनफैक्ट मैं देखता हूँ ये भी कभी कभी कोई लोग लोन लेके टैक्स बचने के लिए कुछ करते हैं। ऐसा भी गलती करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब के इनका सिचुएशन में इनको टैक्स बचाने का है तो ये ELSS फंड्स में ये निवेश कर सकते हैं। ELSS फंड्स ओनली 3 इयर्स का लॉक इन है। सो 3 साल लॉक इन इंस्ट्रूमेंट्स में ये तो कर सकते हैं। लेकिन टैक्स बचाने का वही सोच नहीं होना चाहिए। हमारा गोल्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके हिसाब से हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगला सवाल आया है सुरेश जोगिंदर सिंह का। इनकी पत्नी पुलिस में है और ये घर संभालते हैं। पत्नी की सैलरी है 28,000 रुपये महीने की। जानना चाहते हैं कि रकम को बचाने और बढ़ाने के लिए ये क्या करें? आपने ये नहीं बोला है कि आपका कितना एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस कितना हमको मालूम नहीं है। सपोज आपका एक्सपेंसेस 20,000 है या तो उससे थोड़ा आगे है तो 8,000 आपको
बचत मिल रहा है हर महीने का। और ये पुलिस में होने के नाते इनका पीपीएफ होगा, ग्रेच्युटी होगा, बाकी सब भी होगा। सो डेट पोर्शन में इनका निवेश वैसे भी जा रहा है। सो आपका एज के हिसाब से मोस्टली इनको इक्विटी में डालना चाहिए। लेकिन इसमें एक ही चीज़ है कि आपका कुछ करीब का कुछ गोल्स आ रहे हैं, तो इसको डेट फंड में या एफडी में या आरडी में इन्वेस्ट करना होगा। नहीं तो लॉन्ग टर्म में आपको करना है तो मोस्टली लार्ज कैप और मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करने का सलाह दूंगा। अगला सवाल है धुले महाराष्ट्र से 32 साल के मनीष परदेसी का सवाल आया है। ये इनकी मासिक आमदनी है 3 लाख रुपए। ये अपने 6000 वर्ग फीट के प्लॉट पर एक अस्पताल बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही ये निवेश करने के लिए भी योजना बना रहे हैं। इनके पास 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान है और 1 लाख प्रीमियम का एक और बीमा प्लान है। इसके साथ ही 50,000 रुपए एक और बीमा प्लान में लगाते हैं। जानना चाहते हैं कैसे ये एक मजबूत पोर्टफोलियो बना सकते हैं। नॉर्मली ये इंश्योरेंस को अच्छी तरह वो एवेल्युएट करके नॉर्मली नहीं लेते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन बट अदर पीपल ऑल्सो। सो इतना ज़्यादा हम वो देखते नहीं है कितना रिटर्न करके। सो नॉर्मली वो एक टेबल भी बना के उनके सामने पेश करते हैं कि इसमें 12% मिलता है, 25% मिलता है, 50% मिलता है, कुछ ऐसा पेश करते हैं। उसके हिसाब से ये नॉर्मली पीपल इसमें निवेश करते हैं। लेकिन बात यह है कि जो भी वो टेबल दिखाते हैं वो दैट इज़ द पास्ट। सो आगे जाके क्या उनको मिलेगा वो मालूम नहीं है। दूसरी बात है स्पेशली यूलिप्स में वो पूरा चार्जेस उसमें एक्चुअली काउंट नहीं होता है। कुछ चार्जेस यूनिट्स जो है ना, यूनिट्स जो है उसको कैंसिल करके चार्जेस लेते हैं। सो वो एनएवी में नहीं आता है। सो जो भी इन्वेस्टमेंट रिटर्न वो दिखाते हैं वो एक्चुअली करेक्ट नहीं है। सो ये भी मोस्टली लोगों को मालूम नहीं होता है। सो इसके वजह से भी वो फंस जाते हैं। सो मैं क्या बोलता हूँ, ये डॉक्टर तो उनका इनकम तो अच्छा है, उनका टर्म प्लान भी है। मेरे हिसाब से शायद ये जो इंश्योरेंस वो कर रहे हैं शायद ये किसी पहचान वाले ने दिया होगा। वो एवेल्युएट करके दूसरा टर्म इंश्योरेंस अगर चाहिए हो तो दूसरा टर्म इंश्योरेंस लेके ये सब इंश्योरेंस को टर्मिनेट करना चाहिए। इनको आगे जाके, इनका उम्र कम है, इनको आगे जाके पूरा अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाने का है। इनका रिस्क टॉलरेंस लेवल, रिस्क कैपेसिटी लेवल कितना है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ इनको शायद 60% इक्विटी में डाल ही सकते हैं। हॉस्पिटल उनको बनाने का है। सो कुछ अमाउंट उसमें से हॉस्पिटल के लिए 3 साल में या 5 साल में उनको बनाने का है, तो वो रिंग फेंस करके उसको निवेश कर सकते हैं। 40% इनका डेट फंड्स में या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डाल सकते हैं। ये प्रैक्टिसिंग डॉक्टर होने के नाते इनका कुछ टैक्स फ्री बॉन्ड्स में भी लगा सकते हैं। इनका तो सैलरी वैसा नहीं है, तो थोड़ा अमाउंट इनका टैक्स फ्री बॉन्ड्स में अभी कुछ अमाउंट है डालने के लिए। आगे कुछ इश्यूज है, सो उसमें भी ये डाल सकते हैं। एज फार एज इक्विटी इज कंसर्न, मैं ये सलाह दूंगा कि इनको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही इनको डालना है। आगे बढ़ाते हैं। 29 साल के अमित रंजन का सवाल हमें मिला है। इनका सीटीसी है 4,28,000 रुपए। मार्च 31 तक इंक्रीमेंट के बाद ये रकम बढ़कर 4,80,000 रुपए हो जाएगी। सालाना 12,000 रुपए इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम चुकाते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए कुछ और रकम निवेश करना चाहते हैं। पीएफ में पैसा जमा होता है। जानना चाहते हैं कि पीपीएफ अकाउंट खोलना बेहतर रहेगा या नहीं। सपोज 12 महीना के ऊपर आपके पास टाइम है तो शायद आर्बिट्राज फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। आर्बिट्राज फंड्स इक्विटी फंड्स माना जाता है, लेकिन उसका रिस्क लेवल्स डेट फंड्स के करीब है। तो आप आर्बिट्राज फंड्स में, आपका टाइम फ्रेम 12 to 24 मंथ्स है, तो आप आर्बिट्राज फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। उसमें 7 या 8% का उसके बीच आने का संभावना है। आप पीपीएफ खोल सकते हैं। पीपीएफ एक अच्छा सा निवेश वाला इंस्ट्रूमेंट है, सो जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सलाह दूंगा कि उसमें ओवर इन्वेस्ट मत
करना, क्योंकि आपका उम्र के हिसाब से थोड़ा इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना उचित है। इक्विटी में मोस्टली हम दिस एडवाइस वी गिव दैट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना ही अच्छा होगा। आपका एपिटाइट, रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप थोड़ा एग्रेसिव हो तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो लार्ज कैप में ज़्यादातर इन्वेस्ट कर सकते हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा कम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपका रिस्क एपिटाइट के हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश धन दौलत पर आने के लिए एक बार फिर, और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो सलाह है उस पर हमारे व्यूअर्स बहुत अमल करेंगे। धन दौलत में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास भी निवेश के किसी विकल्प से जुड़ा कोई भी सवाल हो, यानी अगर आप शेयर बाजार, गोल्ड, रियल एस्टेट या फिर निवेश से जुड़ी किसी भी मुश्किल के बारे में अपनी दुविधा को दूर करना चाहते हैं तो आप हमें dhandaulat@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।